आचार्य जी नमस्ते। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। आप असम आए ऐसा लगता है मुझे नया जन्म मिला। पहले भी आए, पर मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नया जन्म हुआ है। शोषण जो शब्द है, वो मेरे साथ बचपन से होते आया है। घरवालों घरवालों से शुरू करती हूँ, घरवाले ही थे। पहला शोषण जो था घरवाले ही थे। तो अब चाहे वो मौसा हो, मामा हो, ताऊ हो, चाचा हो या भैया, तो अब मुझे उसके बाद से मर्द जाति से नफ़रत सी हो गई है। अब छोटा लड़का भी हो तो भी मैं मतलब नज़र मिला के बात नहीं कर पाती हूँ। मन ही नहीं होता है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी बड़ा होकर के वही मानसिकता जो है यही है, यही है। रास्ते पे बाहर निकलूँ तो मतलब अभी ये जो ये मानसिक कोई बोलता ही नहीं, मैं बहुत सारी लड़कियों को भी देखती हूँ। बस 2 ही काम करते हैं, इग्नोर और अवॉइड करते हैं। सुन कर के वो चली जाती है और मैं उस जगह रहती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है कि क्या बोलूँ, वो बेचारी वो भी चली जाती है, कुछ बोलती नहीं है। और मैं वो जो सुन मैं जब सुनती हूँ, मैं उस इंसान के चेहरे पर देख कर के क्यों बोल रहा है? क्या दिख गया? और मैंने बहुत कुछ देखा, साड़ी पहन कर देखा, सलवार कमीज़ पहन कर देखा, जीन्स टॉप पहन कर के देखा, बस्ते पहन कर भी देखे मैंने। मर्द का नज़र मतलब नज़रिया बदलता ही नहीं है। जिसकी वज़ह से मैं पैदल जाती थी अपने काम के लिए, मुझे स्कूटी लेना पड़ा कि मुझे ये लोग ना देखें, वो जो बोलते रहते हैं अश्लील बातें वो ना बोले। मुझे ही क्यों सुनाई देता है और मैं ही क्यों रिएक्ट करती हूँ? और मैं रिएक्ट करती हूँ तो मुझे बुरा बोला जाता है। मुझे कहा जाता है कि तुम अपनी नज़रें झुका लिया करो, अनदेखा कर लिया करो। तो घर का भी यही हाल है। अब घर आपसे मिलने आई हूँ मैं तो बहुत द्वंद करके आई हूँ, या कि 7:30 बजे का मेरा ट्रेन था वो भी छूट गई है। अब जाऊँगी उसका भी एक द्वंद है। ठीक है ऋतु, करने दो बात। तो उनसे तो घरवालों से तो लड़ाई मेरी चल ही रही है। वो ख़ास पसंद करते नहीं अब मुझे। क्योंकि मैं आपकी बातें बोलती हूँ, आपको मानती हूँ, सच बोलती हूँ। तो अब वो पहले मैं नहीं बोलती थी तो बहुत प्रेम था, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी दीदी है। अब वो सारे रिश्ते नहीं है। अब मानते ही नहीं हैं। अब बोलते कि तुम गलत हो। अब मेरा कोई रास्ता ही नहीं है। या तो मुझे अब घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे सच के लिए लड़ाई लड़ना है तो मुझे अब अकेले ही चलना पड़ेगा। कि अब एक घर था, एक लड़की के लिए तो घर ही होता है, परिवार ही होता है, उसका बैकअप वो है ही नहीं। क्योंकि वहाँ मैंने सच बोल दिया। आज़ाद हो ना बाप, दुखी क्यों हो रहे हो? अच्छा है, दिख गया सब, जल्दी दिख गया। हुँ? पर मुझे समाज समस्या में जो ये लोग इस तरह से देखते हैं, मुझे ये हमेशा के लिए खत्म करना है। मुझे चाहिए नहीं। मुझे एक ऐसा देश चाहिए, ऐसा जगह चाहिए कि कोई कुछ ऐसा बोले ही नहीं, एक भी मर्द नहीं। कुछ बोले ही नहीं, बस एक इंसान को इंसान की तरह ही देखे। मुझे भी इंसान, हर लड़की को एक इंसान की तरह ही देखे। क्यों ऐसा? क्यों देखते हैं वैसा? क्या बात है? हर जगह देख लिया मैंने। चाहे बड़े से बड़े ऑफिस हो, हर जगह सब ईमानदारी बहुत अच्छी-अच्छी बातें सभी करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मतलब उन लोगों का ये वाला पॉइंट रहता है ये लड़कियों को लेकर के। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, दोनों में अंतर करना पड़ता है। आप क्या बदल सकते हो, क्या नहीं बदल सकते? और जो बदल सकते हो उसमें तत्काल क्या बदल सकते हो और क्या है जो काल सापेक्ष है जिसमें समय लगता है। जिस चीज़ का सामना कर रहे हो ना पुरुषों के सेक्सुअल व्यवहार का, वो कम से कम 1500 साल के इतिहास की पैदाइश है और उसमें न जाने कितने कारक तत्व जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। हुँ? वो न रहे, उसका काम गीता कार्यक्रम कर रहा है। पर मुझे भी ऐसी कोई गलतफ़हमी नहीं है कि एक दिन में सफलता मिल जाएगी। आज की इतनी पुरानी धारा है, इतने पुराने संस्कार हैं, मानसिकताएँ हैं, धारणाएँ हैं। धर्म के नाम पर इतना अधर्म, लोकधर्म लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि स्त्री की एक विशेष छवि बन गई है और पुरुष स्त्री को उसी के अनुसार देखता है। उसको पता भी नहीं होता उसने वैसा कब देखना शुरू कर दिया। मैं उसको निर्दोष नहीं कह रहा, ना उसका पक्ष ले रहा हूँ। बस ये बता रहा हूँ कि ये सब पीछे की बड़ी लंबी धारा से आ रहा है। तत्काल में इतना ही करा जा सकता है कि स्वयं को इसके प्रति इम्यून कर दिया जाए। जिसको जो बोलना है वो बोले, वो स्वयं भी नहीं बोल रहा है, वो बेहोश है। उसको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर कौन से शारीरिक, सामाजिक, ऐतिहासिक प्रभाव काम कर रहे हैं जिसके कारण वो अशालीन, रुग्ण, विकृत व्यवहार कर रहा है। उसको छोड़ो। तो पहला काम तो ये है कि अपने आप को तत्काल इम्यून करो। ये काम इमीडिएटली हो सकता है। दूसरा काम जिसमें थोड़ा समय लगता है, उसके बाद मैं आऊँगा कि तीसरा काम जिसमें लंबा समय लगता है। जिसमें थोड़ा समय लगता है वो ये है कि आप अगर नहीं चाहते कि इस तरह के लोगों के बीच जियो, तो अपनी जगह बदल दो। चूँकि पुरुषों का व्यवहार बहुत हद तक उनके स्थान से, परिवेश से, संस्कार से निर्धारित होता है, तो इसलिए जो दूसरी जगह के पुरुष होते हैं, उनका व्यवहार भी ज़ाहिर है कि कुछ दूसरा होगा। दूसरी जगहों पर जाओ, ऐसी जगहों पर जाओ जहाँ पर पुरानी धारा अब उतनी बलवान नहीं है। इस काम में थोड़ा समय लगेगा पर ये काम भी हो जाएगा। फिर तीसरा काम है, जो संस्था कर रही है, वो ये है कि बिल्कुल जड़ से सफाई कर दी जाए। ना स्त्री वैसी रह जाए जैसी वो है, ना पुरुष वैसा रह जाए जैसा वो है और स्त्री-पुरुष का रिश्ता भी वैसा रोगी ना रह जाए जैसा वो है। उसमें समय लगेगा। आ रही है बात समझ में? और अपनी हालत पर क्षोभ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीवन में कटु अनुभव हो गए हैं, तो वो एक मायने में अच्छी बात है
कि अब किसी गलतफहमी में नहीं रहोगे। सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो उन लड़कियों की होती है जो 20-25 साल की होती हैं और अभी रोमांटिक ख्यालों में जी रही होती हैं कि दुनिया बहुत अच्छी जगह है और दुनिया की व्यवस्थाएं, दुनिया की संस्थाएं, दुनिया ने जो रस्म-रिवाज बना रखे हैं, दुनिया ने मेरे लिए जो तैयारियां पहले से रखी हुई हैं, दुनिया ने मेरे लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अभी रो लिए। जो अभी नहीं रोती, उन्हें फिर उम्र भर रोना पड़ता है। वो दुनिया की व्यवस्थाओं को खुद ही स्वीकार कर लेती हैं हँस के और फिर उम्र भर तड़पती हैं। तो तुम्हें जो अनुभव होगा एक तरह से शुक्रिया अदा करो उनका। बोलो धन्यवाद कि दुनिया की असलियत मुझे जल्दी दिखा दी, बचपन से ही दिखा दी। अब मैं फँसूँगी नहीं यहाँ पर। अब मैं निकल जाऊँगी वहाँ जहाँ माहौल बेहतर हो। समझ में आ रही है बात ये बहुत पुरानी कहानी है, लंबा अफ़साना है। देखते नहीं हो अपनी परीक्षा में हम बहुत सारे पुराने ग्रंथों से आपको देते तो हैं श्लोक कि देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि पुरुष का स्त्री के प्रति आचरण कहाँ से आ रहा है। देते तो हैं। इतना पुराना है, हवाओं में फैल गया है। जो चीज़ हवाओं में फैल जाती है ना वो बहुत ताकतवर हो जाती है क्योंकि अब उसका स्रोत पता नहीं चलता। कोई चीज़ हवाओं में आ गई तो अब वो अपने स्रोत से आज़ाद हो गई। अब वो हर तरफ है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो आई कहाँ से। उसी तरीके से जो रोगी संस्कृति है ये हवाओं में आ चुकी है, हर तरफ है। तुम्हें नहीं पता चलेगा कहाँ से आ रही है। पर जब तुम इतिहास में जाते हो, पुराने ग्रंथ खोजते हो, पुरानी घटनाएं खोजते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये सब बीमारी शुरू कहाँ से हुई, किसने शुरू करी, सब जान जाते हो। स्मृति और श्रुति का भेद तुम्हें दिखाई पड़ता है। और उसके बाद तुम रोते नहीं, उसके बाद तुम कहते हो नालायकी किसी और ने शुरू की, भुगतूं मैं क्यों। फिर रोगे नहीं, फिर कहोगे छी, ये सब चला आ रहा है बहुत पुराना। एक विकृत सेक्सुअलिटी का गंदा नाला है जो बह रहा है। अब बह रहा होगा तो बह रहा होगा, मैं उसमें डुबकी काहे को मारूं। हमारे देश में अभी भी खुले नालों की बड़ी व्यवस्था है। यहां भी होंगे, गुवाहाटी में भी। हाँ, लंबे चौड़े खुले नाले बह रहे होते हैं कई बार आवासीय जगहों के पास से ही, काला काला उसमें और खूब गंध उठ रही होती है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? वहां घर नहीं बनाना है। यहाँ कोई है ऐसा जो खुले गंदे नाले के पास प्लॉट खरीद के घर बनाना चाहता हो? पहला काम ये करो। अच्छा है कि तुम्हें बचपन में ही छींटे पड़ गए, अच्छा है कि बचपन में ही बदबू से नहा गई, अब कम से कम वहां घर नहीं बनाओगी। बहुत सारी हैं जो वहां घर बनाने की तैयारी में और बना चुकी हैं, उन्हीं नालों पर घर बनाए हैं। सर हमारे घर में उनका स्वागत भी होता है। कई तरह के जीवाणु कीटाणु उन नालों में भी पाए जाते हैं। उनको वो घर मुबारक हो, जीने दो उनको, वहां जीना है तो। जिनको नालों में ही जीना है, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो गंदी जगहों पर ही मिलती हैं, उन्हें जीने दो वहीं पर। तुम्हें नहीं जीना तो सबसे पहले इस तरह के नालों से दूर जाओ। दुनिया हर जगह एक जैसी नहीं है। बेहतर लोग, बेहतर समाज भी मिलेंगे, पुरुष भी हर जगह एक जैसे नहीं है, बेहतर पुरुष भी मिलेंगे, महिलाएं भी हर जगह एक जैसी नहीं है। और अब रही नाले की सफाई करने की बात, तो उसके लिए झाड़ू लेकर के ठीक आप जाइए, कहीं पे आराम से रहिए भैया। झाड़ू वाला काम हम कर रहे हैं, तो झाड़ू वाले काम में हाथ बटाना हो बीच बीच में तो आ जाना। सर मुझे जड़ से खत्म करना है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती वो चीज़। ऐसे ऐसे जोश दिखाने से नहीं होगा। जोश आप इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये काम कोई एक व्यक्ति कर रहा है। जब आप जोश दिखा रहे हो ना तो आपकी आंखों में किसी एक खास व्यक्ति का चित्र है, कोई एक खास घटना की स्मृति है कि ऐसा हुआ था, मैं जा रही थी, किसी एक पुरुष ने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसके प्रति आपके पास रोष है, उसके विरुद्ध क्रोध है, आहत हैं आप। जो चीज आप नहीं देख पा रही वो ये है कि वो पुरुष अकेला नहीं है, वो एक व्यवस्था का हिस्सा है जो ऐसे पुरुष जानबूझकर पैदा करती है। उस व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा, और वो व्यवस्था अपने मूल में लोक धार्मिक है। वो व्यवस्था शारीरिक नहीं है। ये मत समझना कि पुरुषों में इतना ज्यादा हार्मोनल उबाल आ गया है कि अल्ट्रा टेस्टोस्टेरोन उनमें चढ़ा हुआ है इसलिए वो पागल हो रहे हैं सेक्सुअली। नहीं, ये बात शारीरिक नहीं है, ये बात लोक धार्मिक है। लोक धर्म ने महिला को बिल्कुल मांस का टुकड़ा बना करके रखा है पुरुष के आगे। और मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा लगता है जब महिलाएं लोक धर्म का पालन करती हैं, महिलाएं लोक धर्म की पक्षधर होती हैं। जब महिलाएं अंधभक्ति करके बाबाओं के आगे नाचती दिखाई देती हैं, सबसे ज्यादा यही जाती हैं बाबाओं के आगे। जैसे बहुत सारी बकरियां जाके कसाई की दुकान पे गुणगान कर रही हो, जय कसाई देवा। हम खुद आए हैं, आपके चरण कहाँ है प्रभु? तो सर मैं कहीं भी जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मुझे तो अरे दिखता कहीं भी है। नहीं है सब ऐसे भाई, बेहतर लोग भी हैं, चिंता मत करो। इतने डिसअपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेड्स होती हैं, बाइनरी नहीं होते। जैसे है इससे कुछ बेहतर कहीं मिलेगा, उससे कुछ बेहतर कहीं और मिलेगा, कोई और मिलेगा। तुम्हें कौन सा 800 करोड़ लोगों के साथ जीना, इतनी लंबी तो उम्र ही नहीं है। 20-40 साल और जीना होगा। वैसे जीने के लिए एक अच्छा समाज और अच्छी संगति मिल जाएगी। बस गलत जगह पर स्वार्थ के मारे टिके मत रहना, नाले के ही पास घर मत बना लेना। और सबसे आग्रह कर रहा हूं, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, नाले के अंदर तो डूबना दूर की बात है, नाले के पास भी घर मत बना लेना। आचार्य जी प्रणाम। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें जिसमें आपने बताया कि कनकलता बरुआ जी के बारे में, जो कि यहीं से हैं, असम से, और वो 17 साल की थी तब शहीद हो गई थी। और आज जब मैं देखती हूँ महिलाओं को, चाहे वो असम से हों या पूरे भारत से हों, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं होता है जो उनको 17 साल में मिल गया था। आज तो इसके बारे में कि उस तरह का जज्बा महिलाओं के अंदर क्यों नहीं है, उस तरह की जो क्रांतिकारी जो विचार हैं या आज़ादी का महत्व है वो नहीं समझ पा रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके बारे में आप मार्गदर्शन दीजिए। कनकलता बरुआ, हाँ, उनके ऊपर गुलामी की जंजीर पड़ी। आप ही बता रही हैं कि उन्होंने जज्बे के साथ जंजीर को, आप कह रही हैं आज की लड़कियों महिलाओं में जज्बा क्यों नहीं होता है ना। अब जैसे अब यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, अभी जैसे मेरी जेब में, आपको पता है ना मैं महाशिवरात्रि वाला हूँ, सांप वाप रख के चलता हूँ। अभी यहाँ से निकाल करके, अरे मजाक समझ रहे हो, मैंने आज तक छुपा के रखा अपना मिस्टिकल एनलाइटनमेंट, तो तुम मानते ही नहीं।
अभी मैं यहां से सांप निकाल कर फेंकूं, फिर देखिए सब कभी जज्बा कैसे नहीं छा जाएगा। उतना ही पैशन उठेगा जितना किसी क्रांतिकारी में उठता है बंधनों के विरुद्ध। पैशन कहीं नहीं चला गया है, बस स्वार्थ के लिए। पैशन पूरा है, स्वार्थ के लिए। पैशन कहीं नहीं चला गया। आपने प्रश्न में भूल कर दी। आप कह रहे हैं आजकल की लड़कियों में वो पैशन क्यों नहीं होता, वो जज्बा क्यों नहीं होता। उनको किसी तरीके की शारीरिक भौतिक मानसिक हानि कर दो, फिर देखो उनका पैशन, फिर देखो पैशन कैसे चला जाएगा। आत्मा की तुलना कई बार अग्नि से की गई है। अग्नि, ऐसी अग्नि जो किसी प्रकार का बंधन बर्दाश्त नहीं करती, वो अग्नि हर महिला में है और वो जला भी देगी, पर बंधनों की पहचान तो होना। जब बंधनों को आभूषण मान लिया गया हो तो अग्नि होते हुए भी बेअसर हो जाती है। कनकलता इस मामले में श्रेष्ठ नहीं थी कि उनमें कोई विशेष आग थी, श्रेष्ठ इस मामले में थी कि संस्कारित नहीं थी, करप्टेड नहीं थी। जो चीज जैसी थी जस की तस उनको दिखाई देती थी। बोले बंधन तो बंधन है, दिख रहा बंधन है। और उस समय हम उम्र और भी लड़कियां रही होंगी, वो क्या कर रही, गुड्डे गुड़िया खेल खेल रही हैं। उस समय का भारत 17-18 की उम्र, न जाने उनकी कितनी सखियों सहेलियों का तो ब्याह हो गया होगा, बच्चे हो गए उस उम्र में। वो विशेष इसलिए थी क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये बंधन है सब कुछ। और जिस आंख से वो देख पा रही थी कि सामाजिक रस्मों रिवाज और दुनिया की कहानियां ये बंधन है, उसी आंख से वो ये भी देख पा रही थी कि अंग्रेजी शासन भी बंधन है। आंख तो वही है ना, जो सामाजिक बंधन नहीं पहचान सकता, जो धार्मिक बंधन नहीं पहचान सकता, और राजनीतिक बंधन कैसे पहचान लेगा, पहचान लेगा तब नई आंख आ जाएगी। आग सब में होती है, आग सब में होती है। वो धूमिल का वक्तव्य याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था मैंने कि ऐसा नहीं कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, मगर वो कभी भभक कर बाहर नहीं आने पाती क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता है पूंजीवादी दिमाग है। स्वार्थ, पूंजी, पूंजी। उनको ये नहीं आग्रह था कि मैं सुंदर बन जाऊं, आकर्षक बन जाऊं, तो कोई मोटी कमाई वाला लड़का मिल जाए तो मैं भी जीवन भर मजे करूंगी। उनको ये नहीं आग्रह था। स्वार्थों पे जब आंच आ रही होती है, हमारे भीतर भी पैशन उड़ जाता है। उमड़ पड़ता है कि नहीं। एक वीडियो था जिसमें गांव की दो महिलाएं बस की एक सीट के पीछे इतना लड़ी कि एक को बस में ही अंदर जो खंबा होता है उसने उसका सर ऐसे पकड़ के मार दिया, बेहोश हो गई बस के अंदर। पैशन तो पूरा है, पर किस चीज के लिए है, बस की सीट के लिए। बस की सीट के लिए पूरा पैशन है। और दोनों एक दूसरे को, दोनों के लंबे लंबे बाल, दोनों एक दूसरे को बाल पकड़ के ऐसे ऐसे झमाट रही है। एक को तो ऐसे उसने पूरा घुमा करके मारा, वो गई बस के खंबे में लगा, पट, वो बेहोशी हो गई। महिलाएं ही है ये। पैशन पूरा है, पैशन की कमी नहीं है, जज्बे की कमी नहीं है। और वो जज्बा जला देना चाहता है अपने हर दुश्मन को। दिक्कत यह है कि दुश्मन की पहचान ही नहीं हो पा रही। वो बस वाली महिला को क्या लग रहा था दुश्मन कौन है, वो दूसरी महिला को दुश्मन मान रही है, तो उसका सर फोड़ दिया। कनकलता पहचान पाई दुश्मन कौन है। आज की महिला पहचान ही नहीं पा रही दुश्मन कौन है। वो अपने दुश्मनों को अपना हमराज, हमसफर, हम बिस्तर बनाए बैठी है। तो अब क्या होना है, कुछ नहीं। वो बड़े खूबसूरती से, धूमिल का फिर से वक्तव्य आ रहा है, वो सीधे सीधे उन्होंने वो तो महिला के लिए लिखा है कि आतिश के अनार सी वो लड़की, अगर कोई मुझे देगा तो पढ़ूंगा तो समझ में आएगा कि कनकलता बरुआ जैसी किस मिट्टी की बनती है। कोई देगा आतिश के अनार सी वो लड़की, धूमिल कविता जल्दी दे दिया अगर जैसे ही बोलूं, खट खट खट, या फोन बस बजने के लिए थे। एक लड़की थी, कोई इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता, पर कयास ये लगाया जाता है कि शायद जो ईरानी क्रांति हुई थी, अभी भी एक ईरानी क्रांति चल रही है, 47 साल पहले आज से भी ईरानी क्रांति हुई थी, तो उस समय पर एक लड़की ने टैंक के आगे आकर के ईरान में अपनी जान दी थी। तो अनुमान लगाया जाता है कि शायद उसके लिए लिखी हुई धूमिल नहीं है। लोग चकित थे ये देखकर कि एक नंगा गुलाब किस तरह लोहे के पहाड़ को अपनी मुट्ठी में भींच रहा था। लोहे का पहाड़ क्या, टैंक। नंगा गुलाब क्या, वो लड़की थी, और कोमल है, सुंदर है, इसको नंगा गुलाब कह रहे हैं। लोग चकित थे देखकर कि एक नंगा गुलाब किस तरह लोहे के पहाड़ को अपनी मुट्ठी में भींच रहा था। ठीक इस तरह होता है जवानी जब फैसले लेती है, गुस्सा जब भी सही जुनून से उभरता है, हम साहस के एक नए तेवर से परिचित होते हैं, तब हमें आग के लिए दूसरा नाम नहीं खोजना पड़ता है। कनकलता जैसी किसी लड़की को समर्पित है ये पंक्तियां। आगे सुनिए, और जितनी यहां भी महिलाएं हैं सब सुनिए। मुमकिन था वह अपने देशवासियों की गरीबी से 3.5 हाथ अलग हटकर, मुमकिन था कि अपने देशवासियों की गरीबी से 3.5 हाथ अलग हटकर एक लड़की अपने प्रेमी का सिर छाती पर रखकर सो रहती देह के अंधेरे में। वही तो ज्यादातर लड़कियों की कामना होती है, लड़कों की भी होती है, पर अभी बात लड़कियों की हो रही है। एक लड़की अपने प्रेमी का सिर छाती पर रखकर सो रहती देह के अंधेरे में, अपनी समझ और अपने सपनों के बीच मैं उसे कुछ भी न कहता, सिर्फ कविता का दरवाजा उसके लिए बंद रहता। लगभग यही बात मेरी उनके लिए जो गीता छोड़कर जाते हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, बस गीता का दरवाजा उनके लिए बंद रहता। मैं उसे कुछ भी न कहता, सिर्फ कविता का दरवाजा उसके लिए बंद रहता। लेकिन क्या समय भी उसे यूं ही छोड़ देता। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन क्या समय भी उसे माने किसको, उस लड़की की बात हो रही है। लेकिन क्या समय भी उसे यूं ही छोड़ देता। वह उसके चुंबन के साथ बारूद से जले हुए गोश्त का एक सड़ा हुआ टुकड़ा जोड़ देता और हवा में टांग देता उसके लिए एक असंसदीय शब्द नीच। समय के शब्दकोश में ऐसा व्यवहार करने वालों के लिए एक ही शब्द होता है, नीच। नीच, चाहे वो लड़की हो कि लड़का हो, नीच। जो कि अपनी व्यापक जिम्मेदारी से मुंह चुरा करके, जो सच्चाई को पीठ दिखा करके क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, सो रहते देह के अंधेरे में। देह का अंधेरा माने सेक्सी नहीं होता। देह का अंधेरा माने सब आपकी जो व्यक्तिगत कामनाएं, ये वो मेरी जिम्मेदारियां, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। तो उनके लिए वक्त बस एक ही शब्द रखता है, नीच। और हवा में टांग देता उसके लिए एक असंसदीय शब्द नीच।
मुमकिन यह भी था थोड़ी सी मेहंदी और एक अदद ओढ़नी का लोभ। ये थोड़ी सी मेहंदी और अदद ओढ़नी किसकी बात हो रही है? शादी की। मुमकिन यह भी था कि थोड़ी सी मेहंदी और एक अदद ओढ़नी का लोभ लाल तिकोने के खिलाफ बोलता जिहाद। लाल तिकोना किसका होता है? अब आपने आजकल नहीं देखा होगा, पहले चलता था, वो फैमिली प्लानिंग का होता था कि ज्यादा बच्चे मत पैदा करो, उसके लिए एक लाल त्रिकोण बनाते थे। मुमकिन यह भी था कि थोड़ी सी मेहंदी और एक अदद ओढ़नी का लोभ लाल तिकोने के खिलाफ बोलता जिहाद और अपने वैनिटी बैग में छोड़कर बच्चों की एक लंबी फेहरिस्त एक दिन चुपचाप कब्र में सो जाती हवा की इंकलाबी औलाद। वैनिटी बैग, बहुत सारे बच्चे, दिखाई दे रहा है आम महिला का संसार, सजो सवरो बच्चे पैदा करो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब आपसे क्या कहा जा रहा है वो ध्यान से सुनिए। ओ प्यारी भाभियों, ओ नटखट बहनों, सिंगारदान को छुट्टी दे दो। आईने से कहो कुछ देर अपना अकेलापन घूरता रहे। कंघी को झड़े हुए बालों की याद में गुनगुनाने दो। रिबन को फेंक दो अलगनी पर। ये चोटी करने का वक्त नहीं और ना बाजार का। बालों को ऐंठ कर जूड़ा बांध लो और सब की सब मेरे पास आओ। देखो मैं एक नई और ताजा खबर के साथ घर की दहलीज पर खड़ा हूं। जैसा मैंने पहले कहा है, 20 सेबों की मिठास से भरा यौवन जब भी फटता है तो न सिर्फ टैंक टूटता है बल्कि खून के छींटे जहां जहां पड़ते हैं बंजर धरती पर आजादी के कल्ले फूटते हैं। और वो प्यारी लड़की, कल तू जहां आतिश के अनार की तरह फूटकर बिखर गई है, ठीक वहीं से हम आजादी की वर्षगांठ का जश्न शुरू करते हैं। जैसे कनकलता बरुआ को ही समर्पित हो सारी बात। ताली तो बजा ली। आप बताइए आपको कब समर्पित होगी ये कविता? उसके लिए प्रयास कर रहे हैं आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा नाम हर्ष है, मैं IIT गुवाहाटी का छात्र हूँ। आचार्य जी, मेरा जो सवाल है वो मेरी कॉलेज लाइफ को देखकर निकला है। आचार्य जी, आप महिलाओं के ऊपर आपने बहुत क्लैरिटी से बात करी है बार बार। मेरा पुरुषों को लेकर सवाल है। हमारे समाज में वो पुरुषों के लेकर एक छवि बन गई कि मर्द को दर्द नहीं होता वैसे करके। तो इसके कारण से फिर होता ही है कि कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो खुलकर शेयर नहीं कर पाएंगे और अपने दोस्त, करीबी दोस्तों के साथ ही शेयर नहीं कर पाएंगे। और इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज लाइफ से जस्ट 3-4 महीने पहले की बात है। मेरा जो दोस्त था वो, उसको कुछ इंटर्नशिप वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था। तो जब उसने शेयर किया हम सबके बीच में, तो हम सब जोर से हंसे तो नहीं, बट हमारे चेहरे पर हंसी थी। और ये जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत स्पॉन्टेनियस थी, मतलब बिना सोचे समझे से आ गई। अब वो लड़का क्योंकि ड्रग अब्यूज तो करता नहीं है, तो वो इंस्टाग्राम एडिक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया। और ऐसा उन लोगों के साथ कोई लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग अब्यूज में चले जाते हैं। तो मतलब ऐसा हो क्यों रहा है? आपने, जब आप महिला पे बात करते हो तो आपने कहा था कि महिला के भावनात्मक होने को ग्लोरीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बंधन बनाया जाए। तो क्या पुरुष के भावनात्मक न होने को ग्लोरीफाई करने का भी कोई, उनको बंधन बनाए रखने का, मतलब उनको बंधई बनाए रखने का कोई कारण है या कुछ? क्या है मतलब समाज ऐसा क्यों छवि बनाए रखना चाहता है? क्या डिस्ट्रप्शन हो जाएगा अगर ये छवि हट जाएगी तो? तुम्हें एक रोल दिया गया है और वो रोल है वॉरियर का, प्रोवाइडर का। उसी के सामने, उसी के विपरीत तो महिला को रोल दिया जाएगा ना, केयर टेकर का। जब तक तुम्हें कठोर नहीं बनाया जाएगा, उसको कोमलांगिनी कैसे बनाया जाएगा? और जब कठोर कोमल से मिलता है तभी चिंगारियां उड़ती हैं। तो एक स्क्रिप्ट रची गई है जिसके आधार में ही अंधेरा है, जिसमें स्त्री को उतना कोमल बना दिया जितनी कोमल वो है ही नहीं, उतना भावुक बना दिया जितनी भावुक वो है ही नहीं। इतनी भावुक प्राकृतिक रूप से कोई नहीं होती स्त्री, जितना उसको कहानियों में, मिथकों में और संस्कृति में बना दिया गया है कि वो तो बस ममता की मूर्ति और उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। और जब तुम स्त्री को अति कोमल दिखाना चाहते हो तो पुरुष को अति कठोर भी दिखाना पड़ेगा। पुरुष कैसा है? बिल्कुल वज्र जैसे बाहुदंड और लोहे जैसी छाती। और स्त्री कैसी है? फूल जैसी सुकोमल। ये कैरिकेचर्स हैं। एक को लोहा, एक को फूल बना रहे हो, क्या पागलपन है? हाँ, अंतर होता है, प्राकृतिक शारीरिक अंतर होता है, पर इतना भी बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा बना दिया। मानसिक अंतर भी होता है पर उतना भी नहीं होता, इतना बना दिया। स्त्री को तो बना दिया कि भावनाओं का पुतला है और पट से रो पड़ती है, उसके पास बुद्धि तो है ही नहीं, बस भावना है। पुरुष बहुत बहुत दुलार के साथ बोलते हैं, क्या करे स्त्री का भावुक चित्त, या ऐसे क्या करे स्त्री की बुद्धि। बुद्धि तो होती नहीं, या होती भी है तो बुद्धि से तो काम करती नहीं, स्त्री है ना, भावना पे चलती है। तो स्त्री को बना दो कि उसकी बुद्धि है नहीं या बुद्धि से काम नहीं करती हो तो भावना पे चलती है, और पुरुष को बना दो कि उसकी भावना नहीं है, वो तो बस तर्क पे चलता है। और ये दोनों ही डिस्टॉर्शंस हैं, दोनों ही डिस्टॉर्शंस हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि चूंकि बच्चा स्त्री पैदा करती है तो इसलिए उस समय पर कुछ हार्मोन्स उसके पास विशेष होते हैं जो कि उसमें अटैचमेंट का भाव पैदा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई अलग प्रजाति हो गई। समझ में आ रही बात? स्त्रियां वैज्ञानिक भी हुई हैं, गणितज्ञ भी हुई हैं, योद्धा भी हुई हैं, लेकिन लोक संस्कृति ने उनको एक अलग स्पीशीज ही बना दिया है, प्रजाति। और उनको जितना उस अति पर रखना है, पुरुष को फिर उतना ही विपरीत अति पर रखना पड़ेगा। तुम जंगल में जाओ तो वहां नर और मादा में कोई बहुत अंतर थोड़ी कर पाओगे। क्या तुम जानते हो कि शेरों में शिकार का ज्यादातर काम कौन करता है? शेरनी। वो शेर बस अपनी दाढ़ी बढ़ाई घूमता रहता है, वो बस फोटोग्राफी के और नेशनल ज्योग्राफिक के काम आता है।
असली शिकार करके लाने का काम शेरनियां करती हैं, झुंड बना के जाती हैं और मार मुर के ले आती हैं, चलो ये खाओ। फिर शेर आ जाता है अपना, तो बड़ा हम है शेर। प्रकृति में कहीं भी नर और मादा के बीच उस तरह का विकृत अंतर देखने को नहीं मिलता जैसा कि मानव में देखने को मिलता है। होमोसेपियंस अकेले हैं जिन्होंने भयानक जेंडर डिस्टॉर्शन करा है। माने कोई बाहरी किसी ग्रह से व्यक्ति आए, विशेषकर एक हिंदुस्तानी पुरुष और एक हिंदुस्तानी स्त्री को देखे तो कहेगा ये स्पीशीज दो अलग अलग है। सब कुछ ही अलग है, एक के बाल लंबे हैं, एक के नहीं है। एक ने बहुत सारा मुंह पे मेटल डाल रखा है, कान पे, नाक पे, होंठ पे, सर पे, दूसरे ने कोई मेटल नहीं डाल रखा। एक ने तो बहुत सारा अपना होंठ भी रंगा हुआ है, दूसरे ने तो नहीं रंगा हुआ, तो कहेगा ये स्पीशीज ही दूसरी है। इनमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ने जिम जा जाके अपने को ऐसा चौड़ा कर लिया है और दूसरी अपने घर में पड़ी रहती है, कुछ करती नहीं, वो और ऐसी टिहरी हो गई है। इन दोनों में समानता क्या है? ये अलग अलग स्पीशीज है। एक बाहर निकलता है, सड़क पे नजर आता है, एक कभी सड़क पे दिखती नहीं, घर में घुसी रहती है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक के शरीर में मसल मास खूब है और दूसरे के शरीर में मसल मास एकदम कम है, फैटी फैट है। एक बात करता है तो उसके लहजे में तर्क प्रधानता रहती है और दूसरी बात करती है तो उसके सिर्फ भाव ही भाव उमड़ते हैं। एक गरजता है, वो एक थर्राती है। बोले ये दोनों सेम स्पीशीज कैसे हो सकते हैं? ये प्रजातियां ही अलग अलग है। कोई बाहर का आएगा ना, बोलेगा प्रजाति, ये विकृति हमने पैदा करी है, हमने स्त्री पुरुष को प्रजाति अलग अलग बना दिया। ठीक वैसे जैसे स्त्री को गर्जना वर्जित है, वैसे ही पुरुष को रोना वर्जित है। पुरुष रोए तो उसको बोलोगे हैं चूड़ियां पहन के आ गया। अच्छा, चूड़ियां अगर इतनी हे बात होती है कि चूड़ी गाली जैसी बात है, तो ये सब महिलाओं को चूड़ी काहे पहनाते रहते हो? जो तुम्हारे लिए गाली है वो उसका आभूषण हो गया। अगर वो सचमुच गाली है चूड़ी, तो सबसे पहले उसकी चूड़ियां उतारो। कोई पुरुष रो पड़े तो तुरंत बोलोगे ये ना सॉफ्टी है थोड़ा, यही सब नाम दिया, सॉफ्टी है, सॉफ्टी। और महिला कड़क हो जाए तो बोलेंगे बड़ी मर्दानी बन रही है। दो अलग अलग प्रजातियां, दो अलग अलग प्रजातियां। अब क्या करें? देखो ना जाकर के, फिर कह रहा हूं जंगल में नहीं पाओगे इतना अंतर। नर और मादा की लहरी में ऐसे देख के अंतर बता सकते हो? बता पाओगे? नर और मादा सांप में बता पाओगे? बता पाओगे? नर और मादा लंगूर में भी ना बता पाओ। शरीर में कुछ अंतर दिख जाएगा, व्यवहार में बहुत अंतर नहीं दिखेगा। यहां तो व्यवहार में जबरदस्त अंतर है और यह अंतर प्राकृतिक नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक है और बहुत बहुत हानिकारक है, विषैला है। लेकिन अंतर जितना बढ़ा दोगे, सेक्सुअल फायर उतनी भभक के जलेगी, बिकॉज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। और यह बात सुनने में कितनी घिनौनी है कि काम वासना और भभक के जले, इसके लिए दोनों को एकदम सेपरेट ऑपोजिट एंड्स बना दो कि पुरुष स्त्री को देखे और कहे आहा कितनी कोमल है, सब कुछ कोमल कोमल कोमल, और स्त्री पुरुष को देखे आहा बिल्कुल स्टील जैसा कठोर है, और दोनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा हो जाए। ये कितनी घिनौनी बात है। सर आपने जो ये बताया ना, मतलब हम उन लोगों के साथ अगर मैं बैठता भी हूँ ना, तो उनकी कन्वर्सेशन भी ऐसी होती है कि लड़की कोमल है तो उसके साथ ऐसा ऐसा करना, मतलब बहुत वल्गर वल्गर लैंग्वेज में होती है वो भी। ये बात लड़कियों को बता दो ना, जो बिल्कुल आतुर हो रही हैं। मतलब वो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन वो कभी नहीं, हमेशा होती है वैसी। तो वैसा होती है बात लड़कियों को बताओ ना, जो सोचती हैं कि आहा। चलो जी, एक और ऑब्जर्वेशन थी। अगर जैसे मैंने 10 लोगों को वीगनिज्म के बारे में बताया, लेकिन उनको पर्सनली जाकर एक्सप्लेन किया और उनको बोला कि एनिमल्स आल्सो फील द पेन, तो ये तक आराम से मान लेंगे। लेकिन अगर वो 10 लोग एक साथ डाइनिंग टेबल बैठेंगे तो वो फील द पेन वाला उनके लिए ऐसा होता है जैसे बेकार, ये क्या होता है बेकार, वो मानेंगे नहीं कि फीलिंग्स वगैरह कुछ होती भी है। मानना वगैरह एक सीमा के आगे काम नहीं आता, उसके आगे हिम्मत चाहिए होती है। ये मानना वगैरह कायरों के लिए नहीं होता है। कायर को तुम कुछ मनवा भी दोगे ना तो भी धोखा देगा। मेरे सामने कायर खड़ा हो, मैं उसको बता दूं कि वहां जो खड़ा है उसकी सेवा मत कर, ला मुझे थोड़ा पानी पिला दे, पर ये कायर है। उधर वाला जो खड़ा है वो इसको थोड़ी घुड़की देगा, उसकी तरफ भाग जाएगा, मैं प्यासा मरूंगा। तुम्हारी जिंदगी में अगर लोग कायर हैं तो इस बात से कभी आश्वस्त मत हो जाना कि उन्होंने तुम्हारी बात मान ली। कायर बस अपनी कायरता की बात मानता है। कायर के लिए ज्ञान बड़ा नहीं होता, भय बड़ा होता है। तुम उसे कितना भी ज्ञान दे दो चलेगा, वो भय पर ही। देते रहो उसको ज्ञान, वो समझ जाएगा। पर जहां 10 लोग सामने दिखाई देंगे, वो अपना सारा ज्ञान एक तरफ रख देगा और 10 के साथ चल देगा। मैं यहां कोई ज्ञानी नहीं पैदा कर रहा हूं, मुझे हिम्मतवर लोग चाहिए। ज्ञानी बहुत हुए, बिना हिम्मत का ज्ञान 2 कौड़ी का होता है। तो ज्ञान रखे रहते हैं और ज्ञान को अहंकार की खुराक बनाते हैं। जानना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, मैं सामने खड़ा हूं ना जनवाने के लिए। जानना तो तुम्हारा मैं सरल कर देता हूं, कठिनाई तो उसके बाद शुरू होती है कि अब हिम्मत दिखाओ जाने हुए को जीने की। वो हिम्मत नहीं होती है, ये आपको सावधान कर रहा हूं। जिस आदमी के केंद्र में कायरता बैठी है उस पर कभी विश्वास मत करिएगा। वो किसी का नहीं होता, वो बस अपने भय का होता है। ना उसके पास वफा होती है, ना दोस्ती होती है, ना प्रेम होता है, ना ज्ञान होता है। उसके पास सबसे बड़ी चीज भय होता है। आप धोखा खा जाएंगे, आपको सदमा लग जाएगा, आप कहेंगे कि इसको मैंने इतना समझाया, इसको मैंने इतना दिया, इसके साथ मैंने इतनी निष्ठा रखी, उसके बाद भी इसने धोखा दिया। हाँ दिया, क्योंकि उसका केंद्र ही कायरता का था। कहता है कुछ भी बन, बस कायर ना बन। बचपन में अच्छी लगती थी मुझे, पता नहीं था क्यों अच्छी लगती है। अच्छा जी, अगर मतलब कोई ऐसे बोल रहा है कि यार एक पॉइंट के बाद जब कन्वर्सेशन होती है ना, तो वो ऐसे बोल लेते हैं कि यार मेरे से छोड़ा नहीं जाएगा पनीर वगैरह, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी। अरे जिससे छोड़ा जाएगा उसका छोड़ाओ ना। मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं पूरे गुवाहाटी शहर से थोड़ी बात कर रहा हूँ। एक जने का छोड़ा, एक जने का छुड़वा दिया था। हाँ तो बस जो नहीं छोड़ रहा उससे कहा यार आने भाई पड़े हो कि तेरा ही छुड़वाना है।
नमस्कार, मेरा नाम शैली गुप्ता है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं आचार्य जी से पिछले 11 महीनों के माध्यम से गीता सत्रों के जुड़ी हुई हूँ। पिछले 11 महीनों में मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। आचार्य जी अपने जीवन को देखने का एक बेहतर नज़रिया हमें सिखाते हैं। तो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे आपकी कमजोरियाँ आपकी दूर होती हैं, जिसमें आपका डर होता है, आपके बंधन होते हैं। आपको एक आंतरिक मजबूती मिलती है, जो आपको अच्छा काम करने में सहायक होती है, जिससे मेरे जीवन के बहुत सारे अच्छे फैसले मैं ले पाई हूँ। चाहे वो मेरे काम को लेकर हो, निडरता के साथ मैंने अपने काम में संघर्ष करके सही काम को चुना है। चाहे वो मेरे रिश्ते हों, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे से सुधर गए हैं, उनके में प्रेम आया है। और आचार्य जी से गीता समागम से जुड़ने के बाद अपने जीवन को समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब उनके सामने जाते हो ना, तो आप एक मजबूती का अनुभव करते हो, जो यूट्यूब पर सुनकर सिर्फ सुना जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता। तो मेरा सभी से जो मुझे सुन रहे हैं अनुरोध है कि अगर आप सुनते हैं और आपको कहीं ना कहीं उनकी बातें समझ में आती हैं, तो गीता समागम से जुड़ें, क्योंकि वो सुनने वाली बातें जो हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो समागम से जुड़ने के बाद ही संभव हो पाना ज़्यादा आसान रहता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं आचार्य जी अपनी सीख से, अपनी लर्निंग से। तो धन्यवाद। मेरे जीवन में को जैसे बेहतर बनाया है, मैं चाहती हूँ आप सबका जीवन भी बेहतर बने।